कौन सा जो 13 13 बताना है कि नहीं 13? हाँ ये सब तो ग्रुप में ही भेज सकते हो तुम, उसको भेज दो बाकी लोग देख सकते हैं। हाँ तो 13 में ये है कि अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी फॉर विच, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि x4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, x4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है ना। x4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 हैज नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं है। तो b की वैल्यू क्या होगी, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, देन b की पॉसिबल वैल्यू क्या है, मतलब ऐसी b की क्या पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए इसके पास कोई रियल रूट ना हो। दिस हैज नो रियल रूट। सो बताइए आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, हाँ डिफरेंशिएट करके देखेंगे हो सकता है। देखो कई सारे अप्रोच है, मैं किस तरीके से ट्राई करूं। एक अप्रोच हो सकता है कि मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, दूसरा है कि अलग अलग मैं ग्राफ बना लूं, x4 प्लस 1 का अलग, बी एक्स क्यूब का अलग, तो इसको डिफरेंशिएट करने से पता चल जाएगा। चलो मान लो gx ले लेता हूं मैं, x4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 1, तो g डैश x आपका आ गया 4x क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर। तो यहाँ से अगर x स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँ तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4x प्लस 3b, तो ये g डैश x है। इसको अगर आपने 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू माइनस 3b अपॉन 4 होगी। तो इस फंक्शन के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब ये जो फंक्शन है, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा अभी। तो इस फंक्शन के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस फंक्शन के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है, वो क्या क्या है। सो एक नंबर है 0, एक है दिस, तो 0 और एक नंबर है माइनस 3b/4। b तो पता ही नहीं है क्या है, तो अभी कुछ बोला है द वैल्यू ऑफ b फॉर विच, b को ऐसा रखना पड़ेगा ना कि वो एक एक्सिस को ना काटे। तो चलो पहले एक बार चेक करते हैं। तो ये जो फंक्शन मैंने लिए हैं gx, इसकी वैल्यू 0 पे क्या है, तो g0 एक्चुअली 1 है, राइट। तो g0 1 है, तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, जैसे ये है। और इसका मैं साइन स्कीम बना लेता हूँ, देखो ध्यान से, ये आपको आइडिया पता है ना, ये मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो क्लास 12th में भी है, मैक्सिमम मिनिमम में। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि आपके पास 2, अभी मान लेता हूँ मैं, चलो अभी अगर अब b या तो नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, तो एक बार मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव लेके चलो नेगेटिव नंबर है मान लो, तो उसके लिए फिर मुझे काम करना पड़ेगा। तो एक बार मान लो ये नेगेटिव नंबर है, माइनस 3b/4 और इधर है 0, ठीक। तो अगर ऐसा लिया हमने तो ये 2 क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसमें कोई भी नंबर तुम, ये तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो उसका दोनों तरफ साइन सेम ही रहेगा। तो ये 0 से ज्यादा कोई नंबर लोगे तो क्या होगी वैल्यू इसकी, अच्छा इसके बताओ, जब हम वैल्यू इससे, सर वो b का तो पता ही नहीं है, तो लेफ्ट की राइट में आएगा। हाँ अभी मैं मान लिया कि b मेरा पॉजिटिव है, मैं मान रहा हूँ b पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी, मैं 2 केस बनेंगे ना, तो पहले केस से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने अज्यूम किया ये नंबर नेगेटिव है, मतलब b पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है, मैंने अभी मान लिया। और सो क्या होगा, इस नंबर के आगे पॉजिटिव साइन आएगी और इसके पीछे नेगेटिव साइन आएगी, इधर पॉजिटिव ही रहेगी। ये तुम्हें समझ आया मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ से तुम देखते तो अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो g डैश x नेगेटिव होगी, और ये क्वांटिटी नेगेटिव कब होगी, जब x लेस देन वो होगी, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, जब x की वैल्यू इससे ज्यादा होगी। तो जब x इस नंबर से ज्यादा है तो ये g डैश x पॉजिटिव आएगी, जब x इस नंबर से कम है नेगेटिव, 0 के दोनों साइड पॉजिटिव है। तो मैं ग्राफ रफली ड्रॉ करता हूं, जब मैंने ये अज्यूम किया, इधर मान लो ये 0 है और इधर ये नंबर है माइनस 3b/4। सो चेक करो, ये 0 पे वैल्यू 1 है और ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये भी 2 क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। फंक्शन कितने डिग्री की है,
4 डिग्री की है एक्चुअली, तो 4 डिग्री की है। और तो इसका मतलब ये है, ये तो पक्का है। देखो ध्यान से, अब तुम कह रहे थे कैसे पता चलेगा बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अब पता चल रहा है यहाँ से कि हो क्या रहा है। ये फंक्शन डिग्री 4 की है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी माइनस इन्फिनिटी पे। हाँ समझ गया। तो माइनस लेफ्ट में लाई करेगा। हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी पे अगर फंक्शन की वैल्यू है तो ये नेगेटिव है ना, डिक्रीजिंग है, तो ये यहां से यहां तक आएगी, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब f, ये g डैश x का है, इसको बोलते हैं साइन स्कीम फॉर g डैश x। जिनको ये स्टोरी नहीं पता, आप क्लास 12 के एनसीईआरटी में जाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो, या आपने अगर मेरा क्लास 10 किया तो आपको पता होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सिंपल मेथड है मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड करने का, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किस इंटरवल फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे यहाँ से दिख रहा है क्या कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसमें भी इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है फंक्शन। तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इसमें डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। तो रफली अभी मैं तुम्हें बस ये बोलता हूँ कि अब यहाँ मुझे देखना पड़ेगा। देखो अब तुम्हें क्या डिसाइड करना है, मैंने अभी मान लिया यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू नेगेटिव भी तो आ सकती है, लेकिन कितने इसके पास नो सॉल्यूशन है, ध्यान दो नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन है, ये ऐसा होगा, और इसके बाद फंक्शन फिर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्या जीरो क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन। जिन लोगों को आइडिया होगा है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि जिसमें नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे साइन चेंज ही नहीं हो रहा तो वो क्रिटिकल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो मतलब ये चलता रह जाएगा, तो ये 1 है। तो पहली बात, ये फंक्शन 4 डिग्री की है, तो इसका शेप अभी यू शेप का ही होगा क्योंकि डिग्री 4 की है, स्क्वायर जैसा बिहेव करेगा। अब देखो ध्यान से, ये तो ऊपर ही जाएगी, तो अब अगर ये पॉइंट, ये क्या है, ये इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा -3/4 बी एफ ऑफ -3b/4। अब ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो गया, अगर नेगेटिव हो गया तो 2 रूट मिलेंगे, अगर पॉजिटिव हो गई ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो नो रूट। तो 4 डिग्री का पॉइंट है ना, या तो चारों रियल रूट होंगे, या कितने होंगे 2 रियल रूट होंगे, या 0 रियल रूट होंगे, यही ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऐसा क्रिटिकल पॉइंट मिला है 0 कि हमारे पास, इसके पास या तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आइदर इट हैज नो रियल रूट और इट हैज 2 रियल रूट। तो मुझे किसके लिए बात करनी है, नो रियल रूट। हो सकता है आपका एग्जाम में 2 रियल रूट बोल दे। तो देखो फिर से समझो लॉजिक क्या है, नो रियल रूट कब होगा, अगर f एट -3/4 क्या हो जाए, बोलो कोई, हाँ पॉजिटिव हो जाए, कि इसकी वैल्यू x एक्सिस के ऊपर आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, और इसके पास 2 रियल रूट हो जाएगा। अगर एग्जाम में इस तरह केस आते हैं, कब होगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए। अगर इसने नेगेटिव वैल्यू ले ली तो ये ऐसा कटेगा, ऐसा कटेगा तो 2 रियल रूट मिलेंगे मुझे। 4 रियल रूट यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकल गया। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जब निकल गया तो उसमें मैक्सिमम मिलना नहीं है, तो एक ही पॉइंट डिसाइड करेगी, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे जिसमें मैक्सिमम या मिनिमा होगी, तो वो या तो 0 रूट या 2 देख लो। तो अब क्या करोगे, वो तो क्या आसान। तो जस्ट तुम्हें अब ये देखना है कि इसमें जहां जहां x है ना, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, तो बस ऑप्शन से काम कर लेते, कोई इतना दिमाग लगाएंगे। देखो तो एग्जाम में जो ऑप्शन क्वेश्चंस में दे रखा है, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है ना। तो पहली बात ये है कि b एक्चुअली मतलब ये इस साइड ही होगी, ये नंबर को इस साइड ही होना पड़ेगा। क्यों, अगर ये इस साइड रहता ना तो फिर 0 पे फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे बनाते, फिर यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता। सोचो मैं दूसरा केस बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पहला केस से स्टार्ट किया, वो करेक्ट निकला, होता गया। दूसरा केस ये था कि 0 यहाँ है, -3b/4 इधर है। तो उस केस में प्रॉब्लम पता क्या होती कि उस केस में साइन स्कीम हमारा ऐसा बनता 0 -3b/4। तो ये तो 0 तो स्क्वायर था, तो मतलब जब x की वैल्यू इससे ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, और इधर नेगेटिव ही रहेगी फिर तो, क्योंकि जब x की वैल्यू लेस देन है ना, x लेस देन दिस क्वांटिटी, तो यहाँ से 4x + 3 भी लेस देन 0 नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 0 पे फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग है। चेक कर लेते हैं एक बार, रुक जाओ ना।
तो इज आर क्या है, सिंगल करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है, और पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी। ओके चेक कर लेते हैं एक बारी में B। तो क्या मल्टीपल करेक्ट है? नो सर, सिंगल करेक्ट। अच्छा कोई बात नहीं, देख लो। तो होगा क्या, 0 पे वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो क्या होगा ये डिक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, एक मिनट देख लो, डिक्रीजिंग है फिर डिक्रीज, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसके बाद क्या हो रहा है, फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है। तो इस दोनों केस में मिनिमा एग्जिस्ट कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों केस में क्या हो रहा है, मिनिमा एग्जिस्ट कर रही है ना। 0 पे 1 वैल्यू है, डिक्रीजिंग है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये -3/b है अभी, तो कहीं भी वैल्यू ले, ये एक्चुअली मेन प्रॉब्लम वही है कि फिर से अगर यहाँ से पास करेगी तो 2 रियल रूट होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमारा पर्पस ये है यहाँ पे कि f ऑफ -3b/4 आपके नेगेटिव हो जाने चाहिए, ये बस देख लो। सॉरी, नेगेटिव हो जाएंगे तो 2 रियल रूट आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाने चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, पुट करके देख लो। अब फंक्शन तुम्हारे पास है ऑलरेडी, मतलब ये g था ना, तो g तुम्हारे पास ऑलरेडी है, x की पावर 4 bx³ प्लस 1। अब ये तो पॉजिटिव ही देगा, ये तो पॉजिटिव ही देगा, है ना, मतलब चेक कर लो एक बार पुट करके, कर लो ना भाई, ये करूँ आगे। अब आपके पास बी के पास 4 ऑप्शन है, तो एक एक करके पुट कर दो कि इसमें ये वैल्यू पॉजिटिव कब आ रही है, -3b/4 पॉजिटिव कब आ रही है, किस बी के लिए, तो वो उससे काम हो जाएगा। एक दूसरा आसान तरीका था, इतना नहीं करते तो हम क्या करते कि 1 को उधर भेज देते हैं, तो -1, ओके, तो फिर उसके लिए -1 के लिए करना, ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। तो समहाउ देखो, जो भी ऑप्शन जिस तरफ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरफ भी हो, ये यहाँ पे दोनों केस से कंक्लूजन सेम ही आएगा। तुम कोई भी केस कंसीडर करते कंक्लूजन सेम ही आएगा कि तुम्हारे पास। सर हमको लगता है सर जो क्वेश्चन में x³ है ना, उसकी जगह x² होगा। क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है? सर हमको लगा कि मतलब होता है ना, क्वेश्चन गलत होगा तो हम इसको x² लेके सॉल्व किए तो आंसर मेरा आ गया था। तो इससे x² = t मान लिए थे, और फिर इसको t में चेंज कर दिए थे, और फिर डिस्क्रिमिनेंट वाला लगा के b की वैल्यू आ गई थी। उससे भी हो जाएगा, लेकिन ठीक है, अभी क्वेश्चन हम करेक्ट मान लेते हैं। अब सॉल्व करके देखते हैं, चलो पूरा मैं सॉल्व करके देखता हूँ कहाँ दिक्कत है। नहीं, तुम्हें कैसे पता, बी का साइन थोड़ी पता है मुझे, बी क्या है, तो बी डिसाइड करेगा ना कि राइट में लेफ्ट में होगा। आपको कैसे पता कौन सा नेगेटिव है पॉजिटिव है? तो मतलब दोनों केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, या 2 रूट या 4 रूट, देख लो, इजी है ऐसे तो। अब तुम पुट कर लो ना ऑप्शन से, क्या इतना कैलकुलेशन करूं मैं, या सिंपली -3b/4 इसकी पावर 4 प्लस b टाइम -3b/4 का क्यूब प्लस 1, ये मुझे नेगेटिव करना है। मैं नेगेटिव क्यों करने को लगा हूँ, मुझे पॉजिटिव करना है ना, पॉजिटिव चाहिए। देखो ओपन करके, तो यहाँ से सिंपली 81/4 ना, 4 की पावर 4 कितना होता है, 256, b की पावर 4, और यहाँ आ जाएगा -3 की पावर 3 27/64, b की पावर 4 प्लस 1 मोर देन 0। देखो थोड़ा सा जो बचा था वो मैं कर ही देता हूँ ताकि तुम लोग का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो इसका एलसीएम ले लो, b4 कॉमन ले लो, तो जब b4 तुमने कॉमन लिया तो क्या बचा, ये 256 एलसीएम ले लो, कितना होगा भाई, 81 - 27 × 4 तो 108, ये हो गया, प्लस 1 शुड बी मोर देन 0, तो यहाँ से b4 टाइम क्या होगा, 81 - 108 7 सर कोई -27 पक्का देख लो, तो जैसे माइनस करके देखा, तो -27/256 प्लस 1 पॉजिटिव है। अब कर लो इसका कैलकुलेशन, तो यहाँ से ये समझ आया तुम्हें कि नेगेटिव वाला इधर भेज दो,
तो 27 b की पावर 4/256 नेगेटिव तरफ भेज दिया तो लेस देन 1 आ जाएगा, ये नेगेटिव वाला इधर आ गया, तो यहाँ से b की पावर 4 इज लेस देन 256/27। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है ना, या ये किसका पावर 4 है, देख लो कौन सा नंबर है जो इससे हो रहा है। इसको डेसिमल में निकालो, डेसिमल में कितना आएगा 256/27 अप्रॉक्स। सर ऊपर वाला तो 4 हो गया, नीचे वाला फिर सर 4/3। नहीं 3 का पावर 4 थोड़ी है, और इसको डिवाइड करो डेसिमल में। $9.48। 9.48। अब तुम चेक करो तुम्हारे पास जो है ना, तुम्हारे पास जो ऑप्शंस है उसमें कौन सा सेटिस्फाई करेगा इसको। टू टू जा 4 है ना, टू ना, तुम देख लो कौन सा ऑप्शन जो सेटिस्फाई करेगा इसको। पावर 4 है, मिल जाएगा ना, देख लो 4 में से एक ही कोई मिलेगा। तो सर भाई सी तो आउट हो गया, डी भी आउट हो गया, बी 5 में बी ही सही होगा आई थिंक, 3/2 माइनस 3/2 जो भी है 3/2 का हो जाएगा, क्योंकि 3/2 का करोगे तो ये मिल जाएगा, मे बी चेक कर लो तो मिल जाएगा। ये सर इसमें 5.06 आ रहा है तो लेस देन ऑफ कोर्स है ना। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब क्या है, तो एंटीबॉडीज के लिए हमेशा हम ग्राफ वाला अप्रोच ही लेते हैं, लाइक हाँ इजी रहता है इससे। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट किसका रह गया अब, तो 1 बाय 1 करते हैं। सर जो 40th क्वेश्चन मैंने भेजा है उसमें बस जो ए है ना ऑप्शन मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये कैसे डिसाइड करें, नहीं पड़ता है। 40 में यस सिंपल वर्ड से सिंपल है ना, यस सर। तो जो भी क्रिटिकल रह जाएंगे वो मोस्ट पावरफुल ही होगा। सर इसमें दिया है फॉर ईच वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर सम डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सम वैल्यू ऑफ अल्फा। नहीं मतलब ऐसा कोई पॉइंट अल्फा का पॉइंट होता है कहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं हर अल्फा के लिए टेस्ट एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअली क्या होगा, अल्फा साइज है ना, तुम जो भी साइज दे दो उसके हिसाब से के आ जाएगी। जब तुम LH0 अपॉन LH1 लेस देन के करोगे ना, तो उस सुटेबल अल्फा के लिए तुम्हें सुटेबल के मिलेगा, ठीक है। तो सर ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था, आई डोंट रिमेंबर, बट ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं ना उनके लिए सम फॉर सम वैल्यूज ऑफ अल्फा मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं इस डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन में चेक करो, ये पर्टिकुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें दिया है ना, ये क्या है, x² को अगर t ले लोगे तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है ये, है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, तो इसका थ्योरम ये होता है कि एक्सपोनेंशियल फैमिली जो मेंबर होते हैं उसका लाइक्लीहुड रेशियो हमेशा मोनोटोन होता है, तो उसका क्रिटिकल रीजन जो आएगा वो हमेशा मोस्ट पावरफुल होगा। सर जो 25 क्वेश्चन भेजा है इसमें मैंने सॉल्व किया है वो डिस्ट्रीब्यूशन लगा के, लाइक यूनिफॉर्म अगर x1 x2 0 1 फॉलो कर रहा है तो x1 प्लस x2 और वो जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐड होना है। और इसमें कोई और अप्रोच हो सकता है, लाइक अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ना पता हो तो कई सारे तरीका है इसका, देखो तो एक तो सबसे जो तरीका है ये है कि बिल्कुल बेसिक तरीका कि ज्वाइंट PDF 1 आएगा और पहले तुम dx1 लिखो, dx2 लिखो, dx3 लिखो। तो मुझे बताओ x1 की लिमिट क्या होगी? सर x
x2 plus x3 से लेके तो इसका क्या मतलब है कि x1 जो है मोर देन x1 मोर देन x2 प्लस x3, ये मोर देन 0 और ये लेस देन 1, यही मतलब हुआ ना इसका। तो x1 की वैल्यू x2 प्लस x3 से 1 तक होगा, यही ना। yes sir हाँ, अब x1 का रोल खत्म हो गया, तो अब तुम x2 x3 में सोचोगे, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो ये डबल इंटीग्रेशन आ गया 1 माइनस x2 माइनस x3 dx2 dx3। अब तुम्हें सोचना है कि ये जो रीजन था उसमें x1 गायब हो गया, तो x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक होगी। 0 से 1 अब इसको सॉल्व कर लो, x1 को गायब कर दो, तो x2 प्लस x3 0 से 1। अब इसको करो, कर पाओगे इंटीग्रेशन, तो x2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, ग्राफ बना लो, उससे बेटर रहेगा, 2D में आ गया ना। तो एक x2 एक्सिस है, एक x3 है, तो x2 प्लस x3 बराबर 1, ठीक, तो ये 1 है। अब तुम्हारे पास 0 से 1 के बीच है, तो ये रीजन होगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, ये रीजन है। तो यहाँ से बताओ रीजन क्या तुम्हारा ग्राफ होगा, अगर मैं x2 का लिमिट लिखूँ तो 0 से 1 माइनस x3 और 0 से 1 हो गया। करो इंटीग्रेट इसको, अब इसलिए आंसर आ जाएगा। yes sir होगा एक तो ये है, इससे भी आसान तरीका है क्योंकि यूनिफॉर्म है ना। तो ये बोला हुआ है कि x1 मोर देन, तो देखो तुम्हारे पास क्या है, एक बॉक्स मोर देन दिस बॉक्स प्लस दिस बॉक्स, सो यू हैव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो 3 बॉक्स खाली है, सो 3 नंबर्स के कितने परमुटेशन हो सकते हैं, तो ये 6 पॉसिबिलिटी है। अब तुम्हारे पास क्या दिया इन्होंने, x1 x2 x3, यही है ना, ये पर्टिकुलर केस है। अच्छा, yes sir एक तो ये है, और तुम्हारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऐसे 1/3 है क्या। पता नहीं चेक करना होगा अच्छा, इसका आंसर क्या चेक करना पड़ेगा, देखो तो मैं ये बोल रहा हूँ कि x1 मोर देन x2 प्लस x3, तो इस तरह से डिफरेंट केस बनाएंगे तो कि क्या क्या बनेगा, एक ये केस और x1 मोर देन x3 प्लस x2, है ना, दोनों सेम ही है ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E 2 आउट ऑफ 6, मतलब ये तो 2 आ जाएगा 2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो आएगा तुम्हारा 2/6 1/3 आएगा। मतलब अगर तुम इसके सारे केसेस लिखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इफ यू राइट ऑल द पॉसिबल केसेस ऑफ दिस टाइप, तो क्या बनेगी, क्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है x1 मोर देन x2 प्लस x3, सर 1/6 आंसर अच्छा 1, तो ये 1 आउट ऑफ 6 है इसका मतलब ना। ओ, तो मैंने क्या किया है, नहीं नहीं 1/6 है, तो 1/6 होना चाहिए, इसका मतलब एक 3 फैक्टोरियल है ना। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, 3/6, जब प्लस में है ना। अगर मैं इस तरीके से सोचूं तो 2 क्यों लिखा, तो बस कितने एक केस आने चाहिए, लेकिन लिखूंगा क्या क्या केस होगा, x3 मोर देन x1 प्लस x3, और क्या हो सकता है, अच्छा लेस देन भी तो हो सकता था। ओ, तो इस तरह, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। तो ये जो केसेस हैं यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ ऐसा बनेगा, मैं बोल रहा हूँ इस तरह से अगर बनाऊँ मैं, तो ऐसा हो सकता है x1 या तो लेस देन x2 प्लस x3, x2 लेस देन x1 प्लस x3, या x3 लेस देन क्या क्या बच गया, x3, तो यहाँ 2 होता ना। तो ये 6 पॉसिबिलिटी एक्चुअली इस तरह के केसेस में, या तो मोर देन या लेस देन, इस तरह से लिखूं। तो मैंने रिपीट नहीं किया, वो केस रिपीट नहीं जो मैं पहले सोच रहा था कि x3 x2, वो केसेस नहीं लिए, वो अगर लूंगा मैं तो यहाँ 12 होंगे, फिर जो मैं पहले लिख रहा था ना कि नंबर ऑफ इवेंट मुझे 2 मिलेंगे, तो वो 2 कब मिलेंगे, जब यहाँ 12 हो जाएंगे। 12 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उस केस में मैं यहाँ फिर इंक्लूड, क्योंकि मैं सिर्फ इवेंट में इंक्लूड कर रहा था, 2 ले रहा था, तो सैंपल स्पेस में 2 ले लूंगा। फिर मैं कहने का मतलब, अगर मैं ये वाला केस भी लूँ x1 मोर देन x3 प्लस x2, जो मैं पहले सोच रहा था कि ये और ये सेम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 6 ये बने, 6 और बनेंगे, तो 2 आउट ऑफ 12, तो यहाँ 2 आउट ऑफ 12 1/6 बनता,
या अगर मैं सिर्फ ये 6 कंसीडर कर रहा हूँ सैंपल स्पेस में, तो इसमें सिर्फ एक फेवरेबल है आउट ऑफ 6, तो ये 1/6। तो इस तरीके से भी सोच लेस देन क्यों लिया? कहाँ, मतलब ये या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, दो ही पॉसिबिलिटी ना, सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है मुझे, मतलब मुझे एक्चुअली सारी पॉसिबिलिटी लिखनी थी यहाँ पे कि लाइक यहाँ पे लेस देन या मोर देन कोई एक साइन तो होगा ना, 3 है, तो इसके बीच क्या क्या पॉसिबल रिलेशन है, मैं ये लिख रहा था कि 2 एक साइड 1 एक साइड, क्या क्या टोटल पॉसिबल रिलेशन है, टोटल रिलेशन क्या पॉसिबल है, या तो x पर मोर देन ये होगा या लेस देन होगा, यही मतलब है ना। एनीवे ये क्योंकि हमेशा सोचना बहुत डिफिकल्ट होगा, दिस इज फाइन, इससे कर लो तुम। ये हर जगह काम करेगा अगर कोएफिशिएंट में भी 2 3 अगर नहीं कोएफिशिएंट पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, सो 2 का सम तीसरे से या तो ज्यादा होगा या कम होगा, ये 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब ये और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, या तो x1 x2 प्लस x3 ज्यादा होगा या कम होगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ना रहे तो यूनिफॉर्म है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वलिटी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वलिटी है तो मतलब मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है तो। अच्छा अगर स्ट्रिक्ट इक्वलिटी होता फिर उस केस में तो वो प्रोबेबिलिटी 0 ही आ जाता। एनीवे इफ यू डोंट फिट, मतलब मैं ऐसे कुछ सोच रहा था इस तरीके से, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हमने पहले भी किए हैं ना जहाँ ऐसे क्वेश्चन हैं, तो इस तरीके से सोच सकते हैं, ये टोटल 6 पॉसिबिलिटी हैं जहाँ पे 2 वन साइड 1 वन साइड, 2 रैंडम एक साइड और दूसरा 1 साइड, तो टोटल 6 ही पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी है चेक करो, जब 2 रैंडम वेरिएबल एक साइड हो एक 1 साइड हो तो टोटल इतनी ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज, एंड आउट ऑफ 1 जो पूछा गया है दिस इज द 1 आउट ऑफ दिस 6, सो वी हैव जस्ट 1 आउटकम आउट ऑफ दिस 6, क्योंकि नया नहीं बना रहा है, सो दिस ये सैंपल स्पेस है, ये जो लिख रहा हूं मैं ये मेरा सैंपल स्पेस है और ये मेरा इवेंट है, तो इवेंट इज 1 आउट ऑफ 6, तो 1/6, तो वैसे चलेगा, सो टोटल यहाँ 6 है तो यहाँ 1 है, तो 1 आउट ऑफ 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नया जनरेट नहीं कर रहा, अगर मैं लिखता हूँ x1 मोर देन x3 प्लस x2, दिस इज नॉट न्यू, तो ये ऐसा हो गया कि एक ही सेट में 1 1 दोबारा लिखना, ऐसा लिखना हो गया, तो ये गलत हो गया ना, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं, तो ये दिस इज द अदर अप्रोच, सेकेंड अप्रोच ये है। चलो आगे बढ़ते हैं, और लोगों के डाउट इनके रह गए, किनके रह गए, तुम्हारा लास्ट वाला इसमें डाउट है, लास्ट वाला भी करना है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ना समझ हो गया था। अच्छा सर बस वो 36 क्वेश्चन नंबर भेजा था वो एक बार कर दीजिए लाप्लास वाला जो है, तो लाप्लास का सीधे मतलब 36 कहाँ 36 कौन सा ग्रुप में, नहीं सर मैं चेक करती हूँ मैंने भेजा है नहीं। ग्रुप में ही भेजो, बाकी और किनका रह गया डाउट, देखो नीचे से स्टार्ट, इसमें जो क्वेश्चंस हैं बाकी देखते हैं, और जिनका रह गया तो उनका रह गया वो देखते हैं, तो ऑप्शन सी, देखो ऑप्शन सी क्या है, इसमें क्या दिक्कत है, ये कह रहा है कि जो 25 क्वेश्चन है, अच्छा एक्सपेक्टेशन ऑफ TZ मतलब मोमेंट है ना ये, तो मोमेंट कैलकुलेट कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ TZ है नया, चली गई, सो आपका क्या बता रखा है, XY आपका IID नॉर्मल 01 है, तो XY IID नॉर्मल 01 है, एंड U x/y है, एंड Z mod U है, ठीक, तो U x/y है और Z mod U है, तो चलो डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, तो x/y तो स्टैंडर्ड कॉची 01 लिख लेता हूँ, तो Z का जो PDF आएगा, अगर मान लो मैं x के टर्म में लिख दूं फॉर एग्जांपल, so PDF of Z will be what 2 टाइम 1/pi 1 प्लस x स्क्वायर x मोर देन 0, ठीक, चलो डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो e की पावर TZ दिस PDF 2/pi 1/1 प्लस x स्क्वायर, z की जगह x कर लो या z लिखना कोई दिक्कत नहीं है ना,
तो जेड के टर्म में पीडीएफ लिखेंगे, फिर यहाँ डीजेड कर देते हैं, है ना। अगर जेड लिखते हैं यहाँ जेड के टर्म में लिख लो, यहाँ जेड कर दो, यहाँ जेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सो ई की पावर टी जेड इस तरह से 2/पाई 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0। अच्छा सॉरी, वो तो अलग बात है, पहले डी जेड, जेड की लिमिट क्या है मेरा, 0 से इन्फिनिटी ना। तो अब क्या हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ से देख लेते हैं, 2/पाई बाहर कर लिया हमने, तो ये हो गया e की पावर टी जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। तो ये क्वांटिटी कह रहा है कि z अगर आपका नेगेटिव हुआ तो ये एग्जिस्ट करेगा। नहीं, t नेगेटिव हुआ ना, t नेगेटिव हुआ। टी नेगेटिव रहेगा तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि t नेगेटिव है तो z की जगह इन्फिनिटी जब लिमिट रखेंगे तो नेगेटिव इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 पे चली जाएगी, और 0 है तो 1, तो कन्वर्ज कर जाएगी ये। अगर इंटीग्रेट हम करें इसको समहाउ तो होगा क्या, देखो मैं इसको थोड़ा ट्राई करता हूँ। सो अगर इसकी लिमिट मैं लिखना चाहूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि वो फंक्शन इवन तो नहीं है, लेकिन ना माइनस जेड करेंगे तो 1 ये आ जाएगी। सर 1 प्लस जेड स्क्वायर को वो नहीं ले सकते क्या, कुछ क्या कुछ ले ले, मतलब यू ले ले और फिर dz करके ऐसा, फिर e की हाँ। पावर dz में पुट करके। ट्राई कर सकते हैं, बाई पार्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2/पाई बाई पार्ट लगा लो, इसमें एक्सपेक्टेशन वो है ना, तो ये tan इनवर्स आ जाएगा ना जेड, तो बाई पार्ट लगा लेते हैं। तो e की पावर टी जेड को बाहर रखो एंड i मान लो इसको, अभी मान लो i है मेरा ये क्वेश्चन जो है, और तो इसको बाहर रखो, ये ठीक है, इसको बाहर रखो, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, बाद में लिमिट पुट करेंगे, माइनस जो बाहर रखा उसका डिफरेंशिएशन, तो कितना हो, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जेड के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा ये टी ई की पावर टी जेड, क्योंकि हम जेड के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ वेरिएबल मेरा जेड है, तो अभी आई इंटीग्रेशन ले लो, और फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा, टी इनवर्स जेड डी जेड। अच्छा, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। टी tan x, सर यहाँ पे जेड को अगर tan थीटा रख ले, हाँ उसके बाद करके देख, तो tan थीटा रख लो तो क्या बन जाएगा, तो वहां से उससे भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब या तो इंटीग्रेट कर लो प्रॉपर, या दूसरा अप्रोच भी है, तो पहले ये ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो दूसरा अप्रोच ट्राई करेंगे। सो पहले तुम z को चलो tan थीटा रख लेता हूँ मान लो, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/पाई, ठीक, तो e की पावर t और z को जैसे आपने रख दिया tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर कितना, सेकेंड स्क्वायर, हाँ हाँ, सो सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, dz कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो इजिली सेकेंड स्क्वायर थीटा, और dz कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, एक्सपेंशन अच्छा, करके इंटीग्रेट, तो अब इसमें क्या करते हैं, हमारे पास 0 से इन्फिनिटी है, तो z 0 है, tan 0 0, tan इन्फिनिटी z इन्फिनिटी कब लेगी, 0 से π/2 कर दो, चल जाएगा, तो 2/पाई 0 से π/2, सो ये और ये कट गया तुम्हारा, तो e की पावर t tan थीटा, ठीक है, तो इसको अच्छा एक्सपेंशन करके इंटीग्रेट करेंगे, कर दो कोई बात नहीं, तो हमें डी थीटा करना है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन यहाँ टी नेगेटिव है, तो टी नेगेटिव है तो इसका क्या रोल है, एक्चुअली मेनली यही देखना है ना मुझे कि इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। तो टी पॉजिटिव होने से इफेक्ट ये पड़ता कि ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है ना,
देखो इतना नहीं सोचना, हमें क्या सोचना, हम ये जानते हैं कि एक्चुअली अगर तुम्हारा जो है ना x अगर फाइनाइट है, मतलब से x पॉजिटिव है तो ठीक है, ये x तुम्हारा पॉजिटिव होगा, ओके। एंड e की पावर tz क्या है, नेगेटिव t के लिए क्या होगा, बाउंडेड है कि नहीं? नेगेटिव टी के लिए बाउंडेड है ना, t अगर नेगेटिव लेंगे तो बाउंडेड है ये तो। अगर t हमारा माइनस इन्फिनिटी से 0 में है तो e की पावर tz जो होगी एक्चुअली वो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी और 0 पे 1 हो जाएगी, तो 0 से 1 में रहेगा, है ना। तो इस तरीके से ये क्वांटिटी है, सो ये बाउंडेड है तो इसका एक्सपेक्टेशन फाइनाइट रहेगा, ठीक है ना। तो इसका तुम एक तरीके से भी सोच सकते हो, क्योंकि ये बाउंडेड है ना, सो दिस क्वांटिटी इज बाउंडेड, तो एक्सपेक्टेशन विल बी फाइनाइट, यहां से क्या आएगा, सो योर एक्सपेक्टेशन विल बी फाइनाइट नेगेटिव के लिए। तो ये एक तरीका ये भी है। सो इस t के लिए, अदरवाइज t अगर 0 से इन्फिनिटी लो तो 0 से इन्फिनिटी जो ही लोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे यहाँ z पॉजिटिव है ना, तुम्हारा z यहाँ पॉजिटिव है, तो और अगर t 0 से इन्फिनिटी होता ना, हाँ, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन e की पावर tz जो होगी वो फाइनाइट आएगी यहाँ पे, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज बाउंडेड। 0 टू इन्फिनिटी होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। हाँ, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में ये, चूंकि इसका एक कॉची 0-1 जो है ना स्टैंडर्ड कॉची, उसका एमजीएफ एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता वहां पे ना, तो लाइक वहां पे जो है, क्योंकि 0 इन्फिनिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगी, 0 से इन्फिनिटी में नहीं करेगी। सो इट विल नॉट एग्जिस्ट इन 0 टू इन्फिनिटी। इसका इंटीग्रेशन हालांकि कर सकते हैं, काफी टाइम लगता है इसका इंटीग्रेशन, कुछ है ना किया जा सकता है, बट समहाउ लॉजिक यही है कि दिस क्वांटिटी इज ये एक्चुअली बाउंडेड है आपका e की पावर माइनस tz। इसको किसी फंक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड फंक्शन से जो बड़ा हो इससे। हाँ, कंपेयर भी कर सकते हैं, ये भी सही बात है, तो कंपैरिजन भी किया जा सकता है। तो एक काम करो, फंक्शन ऑफ t आएगी ना, एक्चुअली क्या है ना, हम जल्दीबाजी में इसको ये सोच ले, हाँ t लेस देन 0 होगा तो ये फंक्शन 1/1 प्लस z स्क्वायर से लेस होगा ना, 1/1 प्लस z स्क्वायर से, और उसका तो इंटीग्रेशन फाइनाइट आ जाएगा। ये अगर नेगेटिव रहा तो ये लेस देन 1/1 प्लस z स्क्वायर वो tan इनवर्स z आ जाएगा। मतलब ये इसको आप बाउंड कर लो, है ना, तो इसको आप बाउंड कर लोगे जब t नेगेटिव है, हाँ, तो उस केस में दिस फंक्शन है ना, ये जो वैल्यू है आपकी z पॉजिटिव है ना, सो e की पावर tz विल बी t है ना, माइनस सिंपली से, तो ये लेस देन, हाँ, तो ये भी कर सकते हो 2/पाई एंड 0 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस z स्क्वायर dz। एंड हाँ, हमें बाउंड ही तो दिखाना है, हमें कौन सा एग्जैक्ट आंसर चाहिए, हमें समहाउ दिखा देना है कि ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो या इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये कहता है कि दिस क्वांटिटी 2/पाई, इसको हटा दो, सो दिस इंटीग्रल ये tan इनवर्स पाई/2 जो कि आ जाएगा, मतलब पाई/2 आ जाएगा ना ये, तो ये आ गया 1 आ गया एक्चुअली, समहाउ चेक कर लो, तो ये बाउंडेड है। इसको 1/e⁻tz ये भी लिख सकते हैं, इससे भी छोटा होगा। अच्छा, इससे भी हाँ छोटा होगा, उससे कर सकते, सोच सकते हो उस तरीके से भी। ठीक है, z तो पॉजिटिव ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, z पॉजिटिव है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अब कॉची में क्या होता है, कॉची में z पूरा रियल नंबर है, स्टैंडर्ड कॉची में यहाँ क्या हो रहा है कि
चूंकि z के लिए इसलिए बात किया क्योंकि z पॉजिटिव है, जो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन u है तो u में क्या है, u का बाउंड नहीं है, u एक्चुअली पूरा रियल नंबर वैल्यू ले सकता है ना, तो वहां प्रॉब्लम है कि t जब नेगेटिव भी होगा तो जब t मान लो नेगेटिव है और z भी नेगेटिव हो गया तो t इंटू जेड फिर पॉजिटिव हो जाएगी, तो उस केस में अनबाउंडेड हो जाएगा, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ क्या किया इन्होंने, z पॉजिटिव कर दिया इसलिए फाइनाइट हुआ, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइन, आप इसको बाउंड कर लो, सो दिस क्वांटिटी इज कन्वर्जेंट तो दिस विल बी फाइनाइट, हो गया, इसे ही कर लो इजी। अदरवाइज यहाँ से भी देख सकते हैं वो भी ठीक है क्योंकि z पॉजिटिव है तो बोथ आर फाइन, यहाँ से भी देख सकते हो ये ठीक है। सो देख लो अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फाइन, ठीक है ना, बाउंडेड है तो हाँ सर, और सर स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ उसमें कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि उसमें जो रैंडम वेरिएबल का रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, तो जब t नेगेटिव है ना और z भी नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो जाएगी, तो e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी आ जाएगी तो अनबाउंडेड आ जाएगी, इसीलिए। किसका रह गया क्वेश्चन अब देखो, तो हरिओम, क्या डाउट है भाई इसमें, कौन सा हरिओम है? यस सर। कौन सा क्वेश्चन डाउट है? 26 में भी समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप यार, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन कर्व y ऑन प्रोबेबिलिटी है, ये तुम्हारे सिलेबस का है, तुम सिलेबस से तो मैच कर सकते। सर ये सुप्रीमो को उसमें था 7 आपका एमएस वाले एस्पेक्ट में। हाँ ये सब हमारा ही है, डोंट वरी। तो इसमें क्या है कि ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, ये एक्चुअली मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तुम्हें, और मल्टीनोमियल तो बाइवेरिएट बाइनोमियल ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, और ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो रिग्रेशन इक्वेशन। तो अगर तुम्हें अगर फाइंड करने का मन है तो तुम निकाल लो, ऐसे ये सिलेबस में है नहीं, तुम इसको फाइंड कर लेना, ई ऑफ y गिवन x निकाल लो, ठीक है, अगर निकाल सकते हो तो वो जो आएगा उससे आंसर आ जाएगा। ओके सर, ये 27 ये मतलब x plus y का डिस्ट्रीब्यूशन पता चला, ये डिनोमिनेटर भी x minus y से मेरा फंस जा रहा है। A fair die is rolled twice independently। तो यहाँ तुमसे जो पूछ रहा है ये x plus y given, स्क्वायर को हटाओ, मॉड x माइनस y इक्वल टू 1, ठीक है, इसमें क्या फंस जा रहा, तुम वैसे आउटकम सेलेक्ट कर लो ना जहाँ पे ये 1 हो रहा है, तो ऐसा ये 1 कब होगा, मॉड x माइनस y 1 कब हो सकता है, तो उस आउटकम के लिए निकालो एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। तो देखो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो उसके लिए तुम फाइंड कर लो, इसमें समेशन, पहले तुम वैल्यू सेलेक्ट कर लो एक्स वाई क्या है, ऐसा वो पेयर क्या क्या है, आउटकम इन द फर्स्ट एंड सेकेंड रोल। तो x की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, 6 तक हो सकती है, एंड y की वैल्यू 1 से लेके 6 तक, तो कौन कौन सा पेयर सेटिस्फाई करेगा इसको, 1 2 2 3 ऐसे है। हाँ तो वो सारे आउटकम सेलेक्ट कर लो पहले, वो लिख लो इवेंट, और उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ये होगा समेशन x प्लस वाई प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y अपॉन प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये उन वैल्यू को जो तुमने सेलेक्ट किया ना जो सेट, इस पे काम करो कि ये डबल समेशन है एक्चुअली, जो भी पॉसिबल वैल्यू x की और y की उस पे सम करो, ये लगा के देखो कैसे लगाओगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमने कुछ एग्जांपल बताया मुझे, उस पे काम करता हूँ। देखो जैसे इसमें कुछ आउटकम्स आएंगे, उसे सेलेक्ट कर, जैसे x1 y2 है तो इसको पुट करोगे तो 1 + 2 कितना होता है 3, और इस 1 2 में प्रोबेबिलिटी कितनी आई होगी 1/36। अरे भाई इक्वली लाइकली है, x की वैल्यू 1 से 6, y 1 से 6 है, तो टोटल एक साथ करोगे तो 36 आउटकम है टोटल, एक की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, प्लस अगला आउटकम जैसे 2 3 बोला तुमने, तो 2 + 3 कितना 5, 1/36, ये करते जाओ, ठीक है। फिर अब ये देखो इसमें कितने आए तुम्हारे पास,
मान लो 10 आ गए तो 10/36 यहाँ कर देना, ठीक है। मैं तुक्का लगा रहा हूँ 10 आए, जो भी आएंगे तुम देख लो कितने आएंगे। ओके सर। हाँ, इसके हिसाब से कितने बनेंगे वो सारे पेयर सेलेक्ट कर लो तुम, 1 2 2 1 3 2 2 3, इस तरीके से सेलेक्ट कर लो जितने भी है, और वो देख लो कितने आए, उतने अपॉन 36 कर लो, इससे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आएगा ये देख लो। अब कौन सा डाउट है, हो गया? किसका रह गया? हाँ, तुम्हारा कौन सा है, ये लास्ट वाला? इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ मुझे, ये लास्ट जो क्वेश्चन आपने भेजे है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ये इसका काई स्क्वायर कैसे आएगा? काई स्क्वायर कैसे आएगा, थोड़ा दिमाग में यूज करो। देखो क्या कह रहा है ये, x1 x20 विद IID क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, x1 से लेके x20 तक IID है, क्या है ये? हाँ, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये? लाप्लास जी, तो ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है विथ पैरामीटर 2,3। ओके, तो ये एक रिजल्ट आई थिंक है, तुम्हें वो यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां ध्यान से देखो, तुम x - 2/3 का नाम y रख दूं, ये x का पीडीएफ है, ध्यान से देखो। तो अगर मैं इसका नाम y रख दूं तो इसका पीडीएफ क्या आएगा? या मान लो इसके मॉड को नाम मैं y रख दूं तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कर सकते हो? पहले काम करो, पहले तुम इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, ठीक? इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो क्या आएगा, जो मैं शुरू में कह रहा था, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना आप सीखो। सो x - 2/3, तो जब ये मैं कर रहा हूं तो इसका पीडीएफ आएगी 1/6 e⁻y मॉड में, और यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होके बनेगा, क्योंकि क्या करते हो आप, फॉर्मूला क्या होता है, fx of x into, ये होता है ना, देखो ना ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ ना आप, fx of x in dx/dy, यही होता है ना। तो dx/dy करो, dy/dx 1/3 है, तो dx/dy क्या होगा, तो ये बनेगा, ये जो मैं कह रहा था ये बन के आएगा। y क्या है, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यही ना, क्योंकि x रियल नंबर है। अब एक नया नाम दो इसको फिर से, अब w मान लो इसको, w mod x - 2/3, मतलब ये समझ लो कि मॉड y, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। सो मॉड y का नाम w रखा, तब मुझे खुद बताओ ये y का पीडीएफ है, w का पीडीएफ क्या आएगी? हाँ, क्योंकि e की पावर जस्ट -w आ जाएगी, w इज पॉजिटिव क्योंकि मॉड लगाया मैंने। अब क्या करना आपको, अब आपको करना है कि वो तो गया, इसका 2 टाइम क्या है, नया नंबर मान लेता हूँ t is 2w, तो t का पीडीएफ क्या आएगा, या सीधा से बता दो t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? काई स्क्वायर 2, समझ आ रहा है, एक्सपोनेंशियल हाफ मतलब काई स्क्वायर 2, तो हो गया काई स्क्वायर, आगे समझ में अब हो जाएगा, आप कर लीजिए अब। तो वो जो डिनोमिनेटर में 3 है उसको इनसाइड लाइए समेशन में, 2 को बाहर है, वो 2 यही वाला 2 है, वो ये वाला 2 है। तो डायरेक्टली अगर बताऊं मैं तो t मैं एक साथ भी ले सकता था, लेकिन आपको थोड़े थोड़े करके है ना, हमने एक एक करके ट्रांसफॉर्म किया। तो डायरेक्टली अगर t हम कंसीडर करें 2 टाइम मॉड x - 2/3, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2 है। और आपने कितनी बार ऐड किया इसको, 20 बार। देखो क्या है, I1 से 20 ना, तो इसको 20 टाइम ऐड किया तो काई स्क्वायर 40 हो गया। 2 तो है ही ऑलरेडी, कितनी बार ऐड कर रहे हो आप, कितने रैंडम नंबर ऐड हुए हैं? 20। हाँ, तो 2 + 2 + 2 20 टाइम। हाँ जी एकता, इसमें क्या 36 में क्या डाउट है?
अब कौन है? और सर ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मतलब ऐसे तो रिजल्ट पता है पर लाप्लास वाला, पर ट्रांसफॉर्मेशन करते तो लिमिट लेने टाइम दिक्कत होती है। लिमिट कुछ नहीं लेना आपको, डायरेक्टली आप देखो लाप्लास का CDF क्या होता है वो याद रखो और वही लिख लो बस। CDF से ऑप्शन लगा दिया ना, हाँ बस जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, जैसे यहाँ पे तो दिख रहा है कि सर ग्रेटर देन 0 वाला निकल, इसका 0 वाला किस निकलेगा, तो हाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन का CDF लाते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो एक बार पता नहीं मेरे बीच में कहीं फंस रहा है तो। क्योंकि z लेस देन 0 होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ 0 है तो इसलिए हटा दिया उसको, है ना। ये सर वो हाँ तो डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर लो, क्यों प्रूव करना चाहते हो, एग्जाम में जैसे टाइम किल होगा तुम्हारा। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे यूज हो रहा है, जस्ट लाइक कि इस पे हैंडल बन जाता तो सही क्यों नए नए डिस्ट्रीब्यूशंस भी दे देते हैं काम। ये यहाँ इक्वल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है तुम्हें, इसका CDF निकालना है, तो z का CDF क्या होगा, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करने का क्या ही जरूरत है। देखो तो ये हो जाएगा, 2 केस है तुम्हारे पास, 2 केस है ना, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो z आएगा ना वो तो x माइनस वाई कब लिखेंगे, जब x मोर देन वाई है ना, तो ये लाप्लास ही लिख लो ना, इसको लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन W को तुम बोल दो x माइनस वाई है। तो जब z पॉजिटिव है तो उसके लिए डायरेक्टली मुझे CDF पता है ना, मैं क्यों यूज करूंगा, एक मिनट को, तो लाप्लास का CDF क्या होता है तो वही यूज कर लो यहाँ पे। और दूसरे केस में क्या होगा कि तुम्हारे पास z जो है इक्वल टू 0 हो जाएगी ना वो तो। जैसे वैसे भी z और कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पॉइंट क्वालिटी 0 हो जाएगी। नहीं यहाँ पे z बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, z कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाएगा ना, z मिक्स्ड है, हाफ उसमें हट जाएगा। हाँ एक्चुअली z मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। यहाँ z देखो कि प्रोबेबिलिटी z बराबर 0 तुम्हारी इसके इक्वल है, z कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हाफ आएगी, क्योंकि आईडी है ना, इसको एक साथ वैसे लिख लीजिए, वो आ जाएगा। एक साथ क्या मतलब z लेस देन z जब इंडिकेटर फंक्शन लेके किया जाए तो x ग्रेटर देन y x माइनस y लेस देन z, वो ग्राफ प्लॉट किया जाए आ जाएगा। जैसे इसको मैं लिखूं, चलो मान लो लिखता हूँ कि जैसे z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z है ना, तो इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा। अच्छा मैं पता है इसका क्या होता है, लाप्लास का CDF क्या होता है, एक बार लाप्लास का तुम CDF अगर लिखो तो सर ये होता है for x less than mu half e to the power x minus mu by 2। देखो ये होगा हाफ fx ऑफ x, लाप्लास का जो CDF होगा सो हाफ e की पावर x माइनस म्यू बाई बी, अगर तुम्हारा x लेस देन इक्वल टू म्यू है, और हाफ, अच्छा ये PDF लिख रहा हूँ ना, मुझे CDF लिखना है, तो CDF ठीक था, तो ये पहला तो यही बनेगा 1/2 e की पावर, ठीक है, और ये आएगा तुम्हारे पास 1 माइनस
1/2 e की पावर माइनस ऑफ x माइनस म्यू बाई बी। कब? जब x की वैल्यू मोर देन म्यू है। इक्वल टू म्यू पे तो सेम, हाँ इक्वल टू म्यू पे दोनों सेम ही आंसर देगी। तो सीडीएफ का स्टैंडर्ड वे क्या होता है? राइट कंटिन्यूअस बनाना होता है ना, तो राइट कंटिन्यूअस बनाना है तो x लेस देन म्यू और मोर देन इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो जब तुम्हारा यहाँ पे z की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो क्या होगा? इसको लिख के देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जब z की वैल्यू 0 से ज्यादा है ना, 0 या 0 से ज्यादा है, तो सीडीएफ यही वाला बन जाएगी, ये वाली टर्म आएगी, लेस देन 0 पे 0 हो जाएगी, है ना। तो लेस देन 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारा z लेस देन 0, मैं ये अलग लिख देता हूँ, अगर z नेगेटिव है मान लो, तो उस केस में क्या होगा? CDF z लेस देन इक्वल टू z ना, और z तुम्हारा नेगेटिव है तो ये 0 आ जाएगा, ये ठीक है। यस ये तुम्हारा z ये है ना, तो z तो नेगेटिव हो नहीं सकता। यहाँ z का सपोर्ट क्या है? व्हाट इज सपोर्ट ऑफ z? तो z का सपोर्ट जो है z बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये है ना सपोर्ट यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम है 0 और इसमें से, तो जो भी ज्यादा होगा वो लेना है, तो मिनिमम 0 होगा। तो z अगर नेगेटिव है तो